इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। यही गीत मुझे याद आ रहा था जब हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ था और आप सभी दर्शक हज़ारों की संख्या में दुआ दे रहे थे। सब अपने-अपने ईश्वर से, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सब अपने-अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। वैसे तो व्यक्तिगत मामलों पर कभी चर्चा करने का मेरा प्रयास नहीं होता है, लेकिन चूँकि इस बार आप सभी दर्शकों ने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने ये जानना चाहा और यहाँ तक लिख दिया कि हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम जान सकें कि आपके साथ क्या हुआ है? क्या इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो गए? क्या हो गया कि इतना लंबा गैप हो गया और हॉस्पिटल में एक बार नहीं 2-2 बार जाना पड़ा? तो यूँ समझिए कि पिछले लगभग 3 सप्ताह में सालों बाद मेरी आँखों से कई बार आँसू निकले हैं और ऐसा बहुत कम होता है। हालाँकि बेहद कम उम्र में ही इतना सब कुछ देख लिया है कि आँसू भी निकलते नहीं हैं जल्दी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में ऐसा कुछ हुआ, खुद को लेकर भी और परिवार में भी जिसने भीतर तक कहीं न कहीं झकझोरने और तोड़ने का काम किया है। तो हुआ यूँ कि बिहार चुनाव के लिए मैं गया था, आप सबको पता है, लगभग 48 घंटे मैं वहाँ पे रहा और 48 घंटे में ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पर किसी से बातचीत करने का और कुछ भी देखने दिखाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट पहले से फ़िक्स है। और मैंने आपको लगभग 1 डेढ़ महीना पहले ही एक वीडियो में बताया था, जिस दिन एनडीए की सीट शेयरिंग हुई थी, तो मैंने बता दिया था कि मुझे जो रिज़ल्ट दिख रहा है वो क्या हो सकता है और हूबहू वही रिज़ल्ट आया। आपने अगर नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जो आंकड़े बताए थे सीटों के, बीजेपी के हो चाहे चिराग पासवान की पार्टी के हो या फिर नीतीश कुमार के, तो मैंने पहले ही बता दिया था और वही ग्राउंड पर जाकर मुझे देखने को मिला। इसलिए कुछ और कारण भी थे, लेकिन एक ये भी कारण था कि मैं 48 घंटे के भीतर ही वहाँ से वापस आ गया। वापस आने के बाद 1-2 दिन तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से एक सुबह मैं उठकर वॉशरूम गया और पेट में बहुत तेज़, मतलब जीवन में पहली बार ऐसा दर्द महसूस हुआ, बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया। तो मेरे जो स्टाफ के लोग हैं और फैमिली के लोग वो उठाकर लेके गए हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगा, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि स्टोन हो। तो लोगों ने कहा कि भाई स्टोन है तो ठीक है, दवा वगैरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम को लगभग 10-11 बजे फिर से दर्द शुरू हुआ। जैसे ही इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, फिर से लोग हॉस्पिटल लेकर गए, इंजेक्शन लगा। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे सुबह-शाम इंजेक्शन लगता रहा दर्द का। दर्द इतना असहनीय था कि कुछ भी उसके साथ कर पाना बड़ा मुश्किल था। तभी अचानक से वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई और 2-3 दिन तक मैं लेकर उनको हॉस्पिटल में था। इसके बाद जब हॉस्पिटल में था तब भी सुबह-शाम दर्द का इंजेक्शन लगवा कर करना ही था। तो इस बार-बार दर्द के इंजेक्शन से ऐसा हुआ कि मतलब शरीर पूरी तरह से टूट गया। फिर लोगों ने कहा कि इंजेक्शन बहुत हो गया, आप टैबलेट से आराम लेने की कोशिश करिए और साथ में जो स्टोन को तोड़ने या गलाने की जो दवाएँ हैं वो लेते रहिए। कुछ मित्रों ने आयुर्वेदिक दवाएँ अलग-अलग जगहों से भेजी, कुछ लोगों ने होम्योपैथ की दवाएँ बताई, अंग्रेजी दवा चली रही थी, मतलब सब कुछ मैं ले रहा था कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और इस बीच सबसे बड़ा दुःख ये था कि ये होना ही था तो अभी क्यों? कुछ दिन बाद हो जाता। तो हालाँकि अभी से इस पर किसी का कोई वश नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर जो चीज़ें मैं देख रहा था, उस पर नहीं बोल पाने का बहुत ज़्यादा दुःख मुझे भीतर से हो रहा था। और ये आप लोग बार-बार जो मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि इतना सब कुछ हो रहा है, आपको क्या हो गया, कहाँ चले गए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अब चूँकि ऐसा माहौल है देश का कि लोगों को शंकाएँ होती हैं। तो लगभग 20-25 पेन किलर भी मैं खा चुका था और 10-12 इंजेक्शन भी ले चुका था। इतने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, दर्द जस का तस बना रहता था और पेन किलर का तो कोई असर ही नहीं होता था। लेकिन इन सब ने किया ये कि शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि अब ये रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर्स ने भी कहा कि अब आप वेट ना करें,
और यूआरएस विधि से इसको निकलवा लिया जाए। तो मैं हॉस्पिटल गया और स्टोन को निकलवाया गया। स्टोन निकालने के साथ 2 या 3 दिन तक हॉस्पिटल में था और स्टेंट एक उन्होंने पेट में डाला था स्टोन निकालने के बाद कि 1 महीने बाद इसको निकाला जाएगा। स्टेंट डालने के बाद 1 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया और जब मैं घर आया तो लगभग 4-5 दिन तक कंटिन्यू, चूँकि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि वो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही थी और उसकी वजह से कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ती गई। मतलब जीवन में पहली बार इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था भीतर से। तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी तो दोबारा मैं गया हॉस्पिटल और उसके पहले 1 रात पहले अचानक हुआ ये कि बहुत तेज़ बुखार शुरू हो गया। मतलब स्टोन निकलने के 4-5 दिन बाद की बात है ये। 15 तारीख को मुझे जहाँ तक याद है स्टोन निकालने का जो भी वो प्रोसीजर हुआ था और इसके बाद 4-5 दिन तक लगातार बुखार आना जाना और अचानक से बहुत तेज़ बुखार, पूरी रात कंपकपी। तो सुबह में उठकर फिर से जो हमारे साथी मित्र हैं, स्टाफ के लोग हैं, सब उठाकर ले गए हॉस्पिटल और बुखार इतना ज़्यादा था, कँपकँपी इतनी ज़्यादा थी कि हॉस्पिटल में उसको कंट्रोल करने में 2 से 3 घंटे लग गए। जो हमारे साथ के लोग थे वो भी डिस्टर्ब थे देख के कि इतना ज़्यादा ये क्यों हो रहा है। बार-बार मतलब आप समझिए कि एक दिन में मुझे कम से कम 15-20 जगह इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ा, साथ में और जो चल रहा था वो सब तो था ही। और तो कई घंटे की मशक्क़त के बाद बुखार वगैरह कंट्रोल होना शुरू हुआ। लगभग 24 घंटे बाद ही मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कम हुआ बुखार और बीच-बीच में कँपकँपी एक बार तो आधी रात को 11-12 बजे फिर से हॉस्पिटल में ही शुरू हो गया। मैं साथ में घर से वो हेयर ड्रायर लेके गया था कंबल में लगाने के लिए। तो कँपकँपी बार-बार हो रही थी और बुखार बहुत ज़्यादा था, 104 डिग्री के आसपास। वो मतलब कंटिन्यू बना हुआ था लगभग 2 दिन तक। तो डॉक्टर भी वहाँ पर थोड़ा-सा परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो 1 महीने बाद स्टेंट निकालना है उसको आज ही निकाल के ख़त्म करते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है 21 तारीख को वो निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि 2-3 दिन में आराम हो जाएगा, मतलब आप काम-धाम करने के लायक हो जाएँगे। लेकिन अभी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बात मैं पिछले 1 सप्ताह से करने की सोच रहा था, क्योंकि आप सबने बार-बार ये पूछा था कि हुआ क्या है? कैसे हो गया? इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हो गई? और स्टोन जब जो जिससे भी बात होती थी, लोग ये कहते थे कि नॉर्मल सी चीज़ है, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, पेन होता है, लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि अचानक से जब शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं। यानी वो शायद कहीं ऐसी जगह पे फँस गया था कि वो दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पिछले 1 सप्ताह से मैं ये बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर और मन दोनों ही गवाही नहीं दे रहे थे कि मैं कुर्सी पे बैठ के इतनी देर तक कुछ बोल पाऊँ। बहुत सारे लोग ये संदेह जता रहे थे कि कहीं जिनके खिलाफ मैं बोलता हूँ, सवाल करता हूँ, आलोचना करता हूँ, लोगों ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो मैं झूठा आरोप या फिर इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी ने कुछ नहीं किया था, ये प्राकृतिक है। शायद इसी जन्म का या फिर जैसा भी कोई पाप रहा होगा, चाहे जो भी रहा हो, मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास नहीं रखता। लेकिन एक बीमारी थी जो हुई और काफ़ी परेशान किया। परेशानी तो हुई, आप सबको भी परेशानी हुई, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और मैं बार-बार कहता भी हूँ कि हमारा लोकहित इंडिया परिवार इतना बड़ा हो चुका है, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग देखते हैं। तो जो जुड़े हुए हैं उन्हें ये जानने का बिल्कुल हक है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम जान सकें कि हुआ क्या है? बिल्कुल आपका हक बनता है। इसीलिए मैं बहुत प्रयास करने के बाद आज आपसे ये बताने आया हूँ कि हुआ क्या था और अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। हालाँकि मुझे भी ये लग नहीं रहा था कि इतना लंबा ये सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कोई इस तरह की सूचना भी नहीं दी। मुझे लगता था कि आज है, कल हो सकता है ठीक हो जाए, तो कल से काम शुरू करेंगे, लोगों के बीच जाएँगे और लोगों से देश की बात करेंगे। लेकिन एक-एक दिन गुज़रता गया और चीज़ें बिगड़ती ही जा रही थीं।
पिछले 1 सप्ताह से हर दिन, हर शाम ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह में काम शुरू करूँगा। लेकिन सुबह में फिर वही लगता है कि आज हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आवाज़ में वो दम नहीं है जो होता है। तो साथ में सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब भी चल रहा था। तो यही था जो भी था आपके सामने मैंने रख दिया। हाँ, 7.5 mm का स्टोन था जो कि अब निकल चुका है। उसमें जो इंस्टेंट लगा था उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। इन्फेक्शन से बहुत तेज़ बुखार और सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक और हाई पावर के एंटीबायोटिक चले थे, जिसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत मेहनत नहीं करना है, एक्सरसाइज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कुछ दिन आराम करिए, जब एकदम ठीक ठाक लगे तब सब कुछ शुरू करिए। हालांकि इस बीच हमने जो देखा, और हॉस्पिटल में एक चीज़ मैंने और महसूस किया, ये ज़रा आप भी ध्यान दीजिएगा कि जब मुझे खूब ज़ोर से कंपकपी हो रही थी तो मेरी गर्दन इधर-उधर हो रही थी, तो मैंने उसी दौरान एक चीज़ देखा कि जितने भी बेड लगे थे हॉस्पिटल में, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड में हों, चाहे ऑपरेशन थिएटर में हों, हर जगह पे एक यूएस डिज़ाइन्ड, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपने स्टाफ से कहा कि ये तस्वीरें ले लीजिए। हर जगह ज़्यादातर जो चीज़ें लगी थी, जो भी मेडिकल में यूज़ होने वाली चीज़ें थी, यहाँ तक कि टेबल छोटा-सा जिस पे दवाएँ रखी जाती हैं, जिस पर मरीज़ के लिए खाना रखा जाता है, वो टेबल भी यूएस डिज़ाइन्ड यानी अमेरिकन कंपनी का है, अमेरिकन कंपनी का। तो ये देखकर मुझे अपने आप में शर्म महसूस होती थी कि आज सॉरी, शर्म महसूस होती थी कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी हम मंगल पे पहुंच गए, चाँद पे पहुंच गए, और अपने अस्पतालों में भारत में बने हुए चीज़ें हम नहीं रख सकते हैं। मतलब हम इतने नपुंसक हैं, इतने नाकाबिल हैं कि हमारे अस्पतालों में विदेशी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक कि एक स्टूल, क्या हम स्टूल भी बनाने के काबिल नहीं हैं, और बनने चले हैं विश्वगुरु। बड़े-बड़े धन्ना सेठ, इस देश में धंधा दे दो, उस देश में धंधा दो, पूरा देश बेच के दे दो, सब कुछ चाहिए। कम से कम देश के अस्पतालों को तो आत्मनिर्भर बना लिया होता। आप एक स्टूल तक नहीं बना सकते हैं क्या? आखिर क्या मजबूरी है हमारे देश के अस्पतालों की कि वो अमेरिकन ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अस्पतालों में। यहाँ तक कि स्टूल भी, मशीनें छोड़ दीजिए, जो बहुत हाई प्रोफाइल अच्छे खासे बेड हैं वो छोड़ दीजिए, तो भी स्टूल तक हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं और बनने चले हैं विश्वगुरु। बातें बड़ी-बड़ी हैं, और इसमें ये आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक का फेलियर, ये कलेक्टिव फेलियर है हम सब का। चूँकि अब जो विश्वगुरु बनने की बात करते हैं उनका ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वगुरु बनने की बात है भाई। तो कुल मिलाकर मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि हुआ क्या था, और बेमतलब किसी पर संदेह करना, या फिर उन लोगों ने, या फिर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, किसी पार्टी, किसी विचारधारा के लोगों ने कुछ कर दिया, ऐसा कहना, सुनना, मानना ठीक नहीं है। ऐसा अभी तक मतलब डायरेक्ट कभी कुछ किसी ने नहीं किया है। हाँ, चैनल पर जो चीज़ें होती हैं, कभी डिमोनेटाइज करना, कभी स्ट्राइक होना, कभी मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से धमकियाँ मिलना, ये सब अलग चीज़ें हैं। और इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि ये संगठित तरीके से हो रही हैं या फिर छिटपुट कोई गुर्गा कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट कभी कुछ मेरे ऊपर या हमारे टीम के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो भी था, ये एक बीमारी थी, एक बुरे सपने की तरह निकल रहा है धीरे-धीरे। फ़िलहाल आप सभी से गुज़ारिश यही है कि लोकहित इंडिया से जुड़े रहिए। जल्द ही कोशिश करूँगा, प्रयास तो यही है कि आज ही शाम तक एक वीडियो आपके साथ साझा किया जाए। और देश में इस बीच बहुत कुछ हो गया। इस दौरान सबसे बड़ा दुःख यही था कि काश ये चीज़ें 1 महीने बाद हुई होती या 1 महीने पहले हो जाती, क्योंकि बिहार में जो हुआ वो मतलब असहनीय था। बिहार में जो किया गया वो सरेआम आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की महतारी के साथ दुष्कर्म हुआ है।
चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं और पूरी व्यवस्था किस तरीके से एक पार्टी के लिए काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से सामने है। और अब आप ये लिख कर रख लीजिए कि चुनाव के माध्यम से भारत में सत्ता बदलने वाली नहीं है। बाकी अन्य वीडियोज़ में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और दुआ देते रहिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।